साथियों नमस्कार। बीजॉय के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। कल हम लोग वर्ण पढ़ रहे थे और वर्ण में कुछ चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी, कुछ बची हुई रह गई हैं। आइए उसी को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, वर्ण में हमने पढ़ा था, वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। कल कैसे ये चीजें हुई थी ये हमने बता दिया था और एक दो उदाहरण लेकर के आज भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमने बताया है कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के नहीं रह सकता। तो कोई भी व्यंजन लिखा है, जैसे का है, मां है और ला है। कमल में 3 शब्द हैं ये। तो का के साथ यहां पर हलंत लगा देते हैं, प्लस आ, प्लस मां, प्लस अ, प्लस ल, प्लस अ। तो ये जो हलंत मिला हम लोगों को, हलंत वाला का, ये और ये स्वर है, यह व्यंजन है, व्यंजन स्वर, व्यंजन स्वर। ठीक है, तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ण। ठीक है, इन्हीं को वर्ण कहते हैं। ये स्वर वर्ण है और ये व्यंजन वर्ण है, इन्हीं को हम वर्ण कहते हैं। और इन्हें जिसमें स्वर मिला हुआ है, जिसमें स्वर मिला हुआ है उसे क्या बोलेंगे? अक्षर। ठीक है, अक्षर, अक्षर, ये अक्षर, ये हो गया। एक उदाहरण और ले लेते हैं, दूसरा मोर का। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे अगर, तो ये टूटेगा मो प्लस रा। अब मो में देखिए, यहां पर स्वर और व्यंजन दोनों हैं। ये स्वर मात्रा के रूप में है और व्यंजन मां के रूप में है। तो ये टूटेगा म प्लस ओ और ये टूटेगा र प्लस अ। ठीक है, जिसमें मात्रा लगा हुआ है उसको तोड़ेंगे तो मां और ओ, रा और आ। तो इसमें भी क्या हुआ? ये वर्ण है। क्या है? ये वर्ण है। ठीक है, ये सभी क्या है? वर्ण है। ठीक, तो वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। मतलब यह है कि इससे छोटा अब इसको नहीं किया जा सकता। मतलब अर्थात इसे हम लोग यह भी कह सकते हैं, अर्थात कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? भाषा की वह छोटी सी छोटी मूल ध्वनि। ठीक है, क्योंकि ध्वनि ही तो है जिसको हम लोग वर्ण का रूप देते हैं। ध्वनि ही है जिसको हम लिखित रूप में, जब हम उसको लिखित रूप में या लिपिबद्ध कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है? वर्ण बन जाता है। तो क्या कहेंगे? भाषा की वह छोटी सी, भाषा की वह छोटी सी छोटी मूल ध्वनि, छोटी सी छोटी मूल ध्वनि, छोटी सी छोटी मूल ध्वनि, छोटी सी छोटी मूल ध्वनि जिसके और खंड ना किए जा सके, जिसके और खंड ना किए जा सके, वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं?
वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग ले सकते हैं, जैसे स्वर वर्ण हो गया, स्वर में आप आ ले सकते हैं, ई ले सकते हैं और आ ले सकते हैं। ठीक है, ई ले सकते हैं, आ ले सकते हैं, और व्यंजन में कोई भी जैसे ले सकते हैं, माँ ले सकते हैं, रा ले सकते हैं, वा ले सकते हैं, आदि कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। भाषा की वह छोटी सी छोटी मूल ध्वनि, क्योंकि यह मूल ध्वनि ही है जिसको हम लिपिबद्ध करते हैं और जो वर्ण कहलाती है, जिसके और खंड ना किए जा सकते, मतलब वर्ण के और खंड नहीं किए जा सकते, उसे ही वर्ण कहते। वर्ण के और खंड नहीं किए जा सकते। इसको हम लोग कैसे बनता है चीजें चार्ट रूप में देखी थी पिछली बार। आज भी एक चार्ट हम छोटा सा बना रहे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आइए एक चार्ट के द्वारा हम लोग इसको देखते हैं कि एक मूल ध्वनि से वर्ण और वर्ण से शब्द, शब्द से क्या नाम से वाक्य कैसे बनता है। ठीक है, इसको एक चार्ट के माध्यम से देख लेते हैं। देखिए, यह है ध्वनि। ध्वनि क्या है? अभी तक ध्वनि केवल मुंह का विषय है, इसे हमने सिर्फ बोला है, लिखा नहीं है। ठीक है, तो जब इसे हम लोग लिख देंगे तो ये क्या बन जाएगा? वर्ण बन जाएगा। ठीक है, और वर्ण में जब स्वर लग जाएगा, स्वर लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? अक्षर बन जाएगा। ठीक है, अक्षर को हम व्यवस्थित रूप से लिखेंगे, मतलब सार्थक रूप में जब रहेगा वह, तो क्या बन जाएगा? वो शब्द बन जाएगा, शब्द बन जाएगा। और इन्हीं शब्दों को जब क्रमबद्ध रूप में हम लिखते हैं तो वो क्या बनता है? वाक्य, वाक्य बन जाता है। उसके बाद वाक्य, वाक्य के आगे यहां लिख लेते हैं, वाक्य के आगे क्या बन जाता है? फिर ये भाषा बन जाती है। ठीक है, इसमें ध्वनि है, इसको हमने लिखा नहीं, यहां पे मान लीजिए ये वर्ण बन गया, म और रा, ये वर्ण हो गया, ये अक्षर हो गया, अक्षर में ये मा हो गया और ये रा हो गया। ठीक है, शब्द में अगर हम लोग सही क्रम में लगाते हैं तो मोर बनेगा, नहीं तो क्या बनेगा? रा बनेगा, मा बनेगा, ओ की मात्रा लगा दीजिए, रामो या कुछ भी बनेगा, मतलब इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यह निरर्थक होगा। ठीक है, सही क्रम में लगाएंगे तो शब्द बनेगा और इन्हीं शब्दों से वाक्य बनेगा। वाक्य जैसे आप यह कह सकते हैं कि सही शब्दों को सही क्रम में लगा के लिखने पर कि हमने, यह कह सकते हैं आप, मैंने खेत में मोर देखा, मोर देखा, कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है। ठीक है, और यही शब्द आगे चल करके क्या बन जाती है? भाषा बन जाती है। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वर्ण। अब इसी वर्ण को, इसी वर्ण को क्रम
उच्चारण स्थान के आधार पर, उनके उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का उच्चारण होता है। जैसे अ ई उ ऊ, इस तरह से उच्चारण होता है और हर उच्चारण में अलग अलग आवाज निकलती है और अलग अलग आवाज अलग अलग जगह से, मुंह के अलग अलग जगह से वो संबंधित होती है। ठीक है, तो उसी उच्चारण, जो हम लोग उच्चारण करते हैं, उसी उच्चारण स्थान के आधार पर जब उसको हम क्रम से लिख देते हैं, जब उसको हम क्रम से लिखते हैं तो वह एक माला जैसी बन जाती है। जैसे गले का एक हार होता है, ऐसे ऐसे अगर यहां से ऐसे बनाते हुए हम आए पूरा ऐसे, तो एक माला का रूप ले लेती है। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एक वर्णमाला कहते हैं। क्या? एक माला का रूप ले लेती है। ठीक है, तो ये एक माला का रूप ले लेती है। ठीक है, इसी वर्ण को जब व्यवस्थित रूप में लिख देते हैं तो वह एक माला का रूप ले लेती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्णमाला। देखिए, हमारे देश में या पूरे विश्व में अलग अलग भाषाएं होती हैं, ये आप जानते हैं। हमारे देश में के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं और हर भाषा की कोई न कोई अपनी लिपि होती है। ठीक है, हर भाषा अपनी लिपि के साथ जो है लिपिबद्ध की जाती है, प्रत्येक भाषा। और वो लिपिबद्ध कैसे, मतलब क्या होती है वो, वही क्या होते हैं, वर्ण होते हैं। जब उसको हम लोग क्या करते हैं, लिपिबद्ध करते हैं, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कह सकते हैं प्रत्येक भाषा के अपने वर्ण होते हैं। अलग अलग भाषाएं होती हैं, सबकी अलग अलग ध्वनियां होती हैं, तो उनके वर्ण भी अलग अलग होंगे। प्रत्येक भाषा के प्रत्येक भाषा के अपने वर्ण होते हैं। ठीक है, अब इन्हीं वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को ही क्या कहते हैं, व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इन्हीं व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। उच्चारण और स्वरूप के आधार पर, उच्चारण और स्वरूप के आधार पर वर्णों को दो भागों में विभाजित किया गया है।
विभाजित किया गया है। कौन कौन से हैं? पहला है स्वर और व्यंजन। व्यंजन, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। अब हिंदी वर्णमाला में, वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? कुल 52 वर्ण हैं, जो इस प्रकार हैं। उम्मीद है आप लोग कॉपी और कलम लेकर बैठे होंगे और इसे नोट कर रहे होंगे, इसीलिए मैं लिख रहा हूं। आप लोग भी लिखते चलिए। जो इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं? आइए देख लेते हैं किस प्रकार हैं, देख लेते हैं भाई। कि वर्णमाला में जो 52 वर्ण हैं, 52 वर्ण हैं, वो कैसे कैसे हैं, इसको काउंट करके भी देख लेते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं? 2 स्वर होता है और व्यंजन होता है। स्वर और व्यंजन है। तो सबसे पहले स्वर देख लेते हैं। आ यहां पे डाल देते हैं स्वर। स्वर में कौन कौन से हैं? अ, आ, ठीक है, अ, ई, अ, ई, उ, और री। ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है। इसे लोग ऐसे भी पढ़ते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। आपके यहां जैसे पढ़ते हो आप लोग उसी हिसाब से पढ़ लीजिएगा। कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। कितने हो गए स्वर? 11। ये सब क्वेश्चन है कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11। ठीक है। और 2 और होते हैं, एक अंग और एक आ। यहां पे लिख लेते हैं अंग आ। अंग आ, ये क्या है? अनुस्वार, और ये है विसर्ग। विसर्ग। ठीक है। ये कितने, इन्हें क्या कहते हैं? अयोग वाह। अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग वाह। ये कितने हैं? इनको हम लोग लिखेंगे 2। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं व्यंजन पे। बा, 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 यहां पे लिख लेते हैं व्यंजन। ठीक है। व्यंजन में लिख लेते हैं
क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, त, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ और म। ठीक है, ये इतने हो गए। ये आपके जो हैं इन्हें बोलते हैं पंचम वर्ण या पंचम वर्ण या पंचमाक्षर। ठीक, उसके बाद आ जाते हैं, और ये हैं क्या इतने, ये हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, ठीक है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। उसके बाद आ जाता है, आ जाता है अंत्यस्थ। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, इसमें आ जाएगा आपका य, र, ल, व। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में आपका आ जाएगा श, ह, स और ह। ठीक है, उसके बाद ये माँ है ऊष्म। उसके बाद संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन में आ जाएगा श, त्र, श, त्र, ज्ञ और श्र। ठीक है, ये हो गया। अब इसको काउंट कर लेते हैं। ठीक, एक और होता है द्विगुण व्यंजन। वो किसमें आता है, ट वर्ग में ही आता है। ये होता है ड़ और ढ। ये हो गया आपका द्विगुण। द्विगुण होता है, इसे द्विगुण कहा जाता है। तो ये हो गए आपके दो, ये हो गया आपका 25, 25, और ये हो गया आपका 2, 2, और ये हो गया आपका कितना हो गया 4, ये हो गया 4, और ये हो गया 4। ठीक है, अब काउंट कर लीजिए।
3 5 3 8 8 2 10 10 4 14 14 4 18 18 4 22 1 1 2 और 2, ये हो गया 1 और 2 3 2 5, ये हो गए आपके 52 वर्ण आपके हो गए। ठीक है, इसके अलावा कुछ आगत शब्द भी हैं। कुछ क्या है? आगत। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर जो है हम बताते हैं। तो आगत देख लीजिए, आगत ध्वनियां कौन कौन सी हैं? आगत ध्वनियां, आगत ध्वनियां, इसमें जो अंग्रेज, आगत का मतलब जो बाहर से ली गई हैं, आगत का मतलब जो बाहर से आई हैं। बाहर से कौन? जैसे अंग्रेजी में से, अंग्रेजी में आई है, अंग्रेजी से कौन सी आई है? अंग्रेजी से आया है एक वर्ड अ। ठीक है, उसके बाद आया है अरबी फारसी उर्दू में से, अरबी फारसी, अरबी फारसी और उर्दू, और उर्दू, उर्दू से भी कुछ ध्वनियां आई हैं। इसमें कौन कौन सा है? इसमें ज और फा। ऐसे तो उर्दू से आने वाली करीब 4 या 5 हैं, लेकिन अपने यहाँ हिंदी में, सामान्य हिंदी में ज और फा को ही लिया जाता है। यहाँ पर एक ये है जो आगत ध्वनियां हैं। आगत का मतलब जो बाहर से आई हैं। अब इसमें कुछ शब्द यूज हुए हैं, उसको आप लोग देख लीजिए। अनुस्वार, इसको अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह का मतलब ये ना तो स्वर होते हैं, ना तो स्वर, और ना ही व्यंजन होते हैं, ये ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है, इसीलिए इन्हें स्वर और व्यंजन के बीच में रखा जाता है। ठीक है, पंचम वर्ण क्या है? पंचम वर्ण ये हैं जो पहले संस्कृत में यूज हुआ करते थे, पहले संस्कृत में यूज हुआ करते थे, लेकिन अब मानक हिंदी में इनको रिप्लेस कर दिया गया है। किससे? इससे, अंक के, अंग से, मतलब अंक की बिंदी से रिप्लेस कर दिया गया है इसको। मतलब इसके पहले ये जो ये वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, अगर अंगा यूज हो रहा है क वर्ग के पहले, जैसे क को हम लोग, जैसे यहां इसका एक उदाहरण लेते हैं, कंघा, तो ये कैसे लिखा जाएगा? ये पहले ऐसे लिखा जाता था, कंघा, लेकिन अब इसको रिप्लेस चूंकि कर दिया गया है इससे, तो आप यहां पे क के ऊपर बिंदी लगा देंगे और घा लिखेंगे, ये कंघा। पंचम वर्ड जो है अब अंग की तरह यूज हो लगे। जैसे इया है, तो ये जैसे एक शब्द जिसमें ये कंघा को इस तरह लिख सकते हैं। अब ये इसमें एक उदाहरण ले लीजिए, जैसे संजय, इसको हम लोग लिख सकते हैं संजय। अब बिंदी से रिप्लेस हो गया ये। अब इसमें इस वाले वर्ग को अगर हम लोग पहले कैसे हैं, ठंडा, ठंडा, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? अब ठंडा। इसी तरह से ये भी और ये भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, विसर्ग का मतलब जहां पर ये संस्कृत में यूज होता है, जहां पर इसका चिन्ह क्या है? इसका चिन्ह है आपका ये
ऐसे दो बिंदी लगाकर, लेकिन उच्चारण हा के जैसा होता है। उच्चारण कैसा होता है? उच्चारण हा के जैसा होता है। ठीक है। उसके बाद अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इन सब के बारे में हम जब व्यंजन पढ़ेंगे तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं क्लास आप सब लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोग हमें कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और वीडियो बना सकें और चीजें आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू।